फूफू बीमार हुई तो इलाज के लिए लंदन चली गई। साल बाद वापस आई तो अब्बा के सामने हाथ जोड़कर बोली कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बस तुम्हारी बेटी को बहू बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर अब्बा बहुत खुश हुए क्योंकि फूफू बहुत अमीर थी, जबकि अब्बा मजदूरी करते थे। फौरन मुझे ब्याह दिया। हर कोई मेरी किस्मत पर रश कर रहा था। रुखसत होने बाद मैं लंदन आ गई। 3 रात शादी की बहुत अच्छी गुजरी, मगर चौथी रात फूफू मुझे प्यार से बोली, आज मेरा हॉस्पिटल में चेकअप है, तुम मेरे साथ चलो। मैं जब वहां गई तो फूफू ने डॉक्टर के कान में कुछ कहा तो डॉक्टर मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गया, जहां कदम रखते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं उल्टे कदमों भागने लगी, मगर फूफू ने मुझे बालों से पकड़कर। जब फूफू लंदन से लौटी तो इनके लहजे में एक अजीब सी मिठास थी। वो हमेशा सख्त लहजे में बात करती थी, मगर उस दिन जब वो अब्बा के सामने बैठी थी तो इनकी आवाज में एक नरमी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। अब्बा रोज की तरह मजदूरी से लौटकर आए थे। मिट्टी में आटे हुए कपड़े, थकन आंखों से झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने फूफू को देखा, हाथ से झाड़न साफ किया और जमीन पर बैठ गए। फूफू ने गला खनकारा और बोली, भाईजान, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कल हो या ना हो। ये ख्वाहिश है दिल में। मैं चाहती हूँ मेरी बहू तुम्हारी बेटी हो। अब्बा की आंखों में चमक आ गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। माँ ने चूल्हे से हाथ खींचा और फूफू को हैरत से देखा। फूफू ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा। ये बहुत प्यारी बच्ची है। अपने बेटे के लिए बस ऐसी ही बहू चाहिए थी। मैं चुप रही। अंदर एक अजीब सा शोर मच रहा था, लेकिन बाहर एक लफ्ज ना निकल सका। चंद दिनों में बात आगे बढ़ गई। फूफू के बेटे जो लंदन में थे, उनका वीजा, कागजात, सबकी बातें हुई। निकाह की तारीख रखी गई, लेकिन रुखसती के बारे में फूफू ने वाजा कहा। रुखसती उस दिन होगी जब इसका पासपोर्ट और वीजा सब तैयार हो जाएगा। मैं अपनी बहू को सीधा लंदन लेकर जाऊंगी और दुल्हन बनाकर ले जाऊंगी। सबको ये बात बड़ी अच्छी लगी। हमारे जैसे गरीब लोग जो दिन भर की दिहाड़ी में गुजारा करते थे, उनके लिए ये सब ख्वाब जैसा था। अम्मा दिन रात दुआएं देने लगी। मोहल्ले की औरतें रक्श से देखने लगी, लेकिन सब कहने लगे, अरे नसीबा देखो, लड़की का दुल्हन बनकर लंदन जाएगी। निकाह के बाद सब कुछ बदल गया था, लेकिन एक अजीब तरतीब से उस दिन जब मौलवी साहिब ने मेरे सामने अल्फाज दोहराए थे और मैंने कबूल है कहा था, मेरे दिल में बहुत सी धड़कनें थी, मगर चेहरे पर खामोशी। फिर कई दिन गुजर गई और फूफू ने कहा, अब हम तुम्हें रुखसत करेंगे, लेकिन सीधा लंदन ले जाकर। मैंने सिर्फ सर हिला दिया। अम्मा कुछ दिन बाद बीमार हो गई, शायद इसलिए कि मैं पहली बार हमेशा के लिए उनसे अलग हो रही थी, मगर फुप्पू ने सब संभाल लिया था। वो दवाई लाई, अम्मा के पास बैठी और मेरी छोटी बहन के लिए चॉकलेट्स लेकर आई। शादी की तकरीब सादा रखी गई। मोहल्ले में 2-3 ख्वातीन आई। फुप्पू ने खुद मुझे तैयार किया। सुर्ख जोड़ा, सादा मेकअप और एक सोने की छोटी सी चैन मेरे गले में पहना दी। यह मेरी पहली कमाई थी, मैंने अपने लिए रखी गई थी, मगर अब ये तेरे नसीब की निशानी है। रुखसती के बजाय फुप्पू के घर मुंतकिल होना एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। वहाँ सब कुछ तरतीब में था। एक कमरा जो खास मेरे लिए तैयार किया गया था, सफेद पर्दे, खुशबूदार मोमबत्तियां और बेड पर गुलाब की पत्तियां। पहली रात फूफू मेरे साथ रही। वो मेरे सरहाने बैठी रही, मेरे बालों में उंगलियां फेरती रही और पुरानी बातें सुनाती रही। मेरी माँ भी ऐसे ही सुलाती थी, बालों में उंगलियां फेरते फेरते दुआएं देती थी। दूसरी रात जब मैंने इसरार किया कि तन्हा सो सकती हूँ, तो वो मुस्कुराकर बाहर चली गई। मैं बिस्तर पर लेटकर छत को देखती रही। एक अनजान शौहर, एक नया घर, एक परदेश जो मेरे करीब आ रहा था, मगर इन सब में ये खामोशी थी, ये खालीपन। तीसरी रात उनका फोन आया। मैं कमरे में बैठी थी। फूफू ने कॉल की और कहा, बात करो, वो तुमसे खुद बात करना चाहती हैं। मैंने फोन कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आहिस्ता से कहा। वालेकुम अस्सलाम, तुम ठीक हो? आवाज में जज्बात नहीं थे, सिर्फ रस्मी सा लहजा। जी। खामोशी। बस कुछ दिनों में सब तैयार हो जाएगा, फिर हम लंदन में मिलेंगे। मैंने ठीक है कहा और फोन बंद हो गया। ये मेरी पहली और आखिरी कॉल थी उससे। चौथी रात फुप्पू ने कहा, बेटी आज एक चेकअप है, जल्दी निकलना होगा।
लंदन जाने से पहले सब डॉक्टर रिपोर्ट्स जरूरी होती हैं। सुबह सवेरे मैं तैयार हुई। फूफू ने खुद मेरे कपड़े निकाले, मेरा दुपट्टा तरतीब दिया। फिर हम रिक्शे में बैठकर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल निस्बतन साफ था। काउंटर पर पहुंचते ही फूफू ने कागजात थमाए और किसी से बात की। फिर एक नर्स आई और हमें एक तरफ ले गई। मैं परसुकून थी क्योंकि फूफू साथ थी। कमरे में दाखिल होने से पहले फूफू यूं मेरे हाथ थामे, बस चंद टेस्ट हैं, बस रस्मी है, घबराना नहीं। कमरे के अंदर डॉक्टर पहले ही मौजूद था। दरमियानी उम्र का आदमी, चश्मा, सफेद कोट और चेहरे पर मनसूई मुस्कुराहट। फूफू ने डॉक्टर के कान के करीब जाकर कुछ कहा जो मैं सुन ना सकी। डॉक्टर ने सर हिलाया और मेरी तरफ देखकर बोला, आइए यहाँ बैठ जाए। मैं सोफे पर बैठ गई। इसने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और कुछ और सवालात किए। फिर उसने कहा कि एक इंजेक्शन लगाना है, खून के टेस्ट से पहले जरूरी है। मैंने बाजू आगे किया और सुई चुभी। फिर जैसे दुनिया धुंधली होने लगी। चंद सेकंड में सब कुछ धुंध बन गया। आंख खुली तो सर के पीछे शदीद दर्द था। मेरे इर्द गिर्द सब कुछ हिल रहा था, जैसे जमीन नहीं पानी की छाती पर हो। आंखों के सामने लकड़ी की दीवारें, छत पर लोहे की कील और एक बल्ब जो मध्यम सा झूल रहा था। कमरे में नमी की बू थी, बंद हवा का घुटन भरा एहसास। मैं उठने की कोशिश की मगर जिस्म जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। बाजू पर सुई का निशान था, हाथों में कमजोरी थी और सांस भी मुश्किल से आ रही थी। पाँव से जूते गायब थे और पहने हुए कपड़े बदल चुके थे, ढीले, गैर मानूस, जैसे किसी हॉस्पिटल या कैद खाने का लिबास हो। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान जहां से समंदर की नीलाहट झलकती थी। मैं रेंगते हुए उसके करीब पहुंची। नीचे पानी था, गहरा, खामोश और ना खत्म होने वाला। दूर दूर तक सिर्फ नीला रंग और कुछ चिड़ियों की आवाज। मेरे दिल में पहला ख्याल आया, मैं जमीन पर नहीं हूँ, मैं किसी बहरी जहाज पर हूँ। दरवाजे पर लोहे की सलाखें थी, बाहर से ताला लगा था। कमरे के बाहर धीमी आवाजें आ रही थी, कोई गैर जबान में बात कर रहा था। कुछ बोलियां जिन्हें मैं समझ ना सकी, कुछ हंसने की आवाजें, कुछ भारी कदम। फिर अचानक दरवाजा खुला। एक अजनबी औरत अंदर आई, दरमियानी उम्र, गंदमी रंग, गोल सा चेहरा। हाथ में एक थाली थी जिसमें 2 स्लाइस, थोड़ा सा पनीर और एक बोतल में पानी था। उसने मुझसे नजरें नहीं मिलाई, बस थाली मेरे सामने रख दी और बोली, खा लो। आवाज में खरखती थी। मैं कहाँ हूँ? मैंने घबरा कर पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? वो पलटी और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, बेहतर है सवाल ना करो। दरवाजा दोबारा बंद हो गया। उसके साथ ही एक और कुफुल की आवाज आई। मैं ट्रे को घूरती रही मगर भूख का एहसास कहीं गायब हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कौन लोग हैं? कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? क्या बेच दिया गया है? अगले चंद घंटे सन्नाटे में गुजरे। मैं दीवार से लगकर बैठी रही। जहीन में सिर्फ धुंध थी। दिन कब गुजरा, रात कब आई, अंदाजा ही नहीं हुआ। फिर कुछ देर बाद बाहर से शोर सुनाई दिया। कोई नई लड़की चीख रही थी। मैं दरवाजे के करीब गई तो आवाज साफ सुनाई दी, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। इसके बाद धप की आवाज आई, जैसे किसी को धक्का दिया गया हो। कुछ लम्हे बाद चीख बंद हो गई। अगले दिन या शायद रात का वक्त, अंदाजा नहीं था। 3 आदमी आए, दरवाजा खुला। उनमें से एक लंबा और सांवला था, दूसरे 2 के हाथ में कागज और फाइलें थी। उठो, चलो हमारे साथ, मैंने बचाकर पूछा। कहाँ ले जा रहे हो? बस चुपचाप आ जाओ, सवाल कम करो। उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर खड़ा किया। मेरी टांगे कांप रही थी मगर उन्होंने मुझे सहारा देने के बजाय घसीटते हुए बाहर निकाला। लंबा तंग राहदारी, जंग आलूद दीवारें, हर चंद कदम पर सलाखों से बंद दरवाजे, रास्ते। मुझे 4 और लड़कियां नजर आई, सब नौजवान, सब सहमी हुई। कोई हाथ बांधे बैठी थी, कोई आंखें बंद किए लेटी हुई। मुझे एक बड़े कमरे में ले जाया गया। वहाँ कुछ मेजें थी, एक कंप्यूटर और 2 मर्द जो मेरी फाइल देख रहे थे। उम्र 21 साल, शादीशुदा। हाँ, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने दूसरे से अंग्रेजी में कहा, मार्केट वैल्यू ठीक है। मैं कुछ न समझी, सिर्फ 2 लफ्ज मार्केट वैल्यू मेरे दिमाग में अटक गया। उन्होंने मुझे दोबारा मेरे कमरे में वापस छोड़ा। जाते जाते उनमें से एक ने दरवाजे पर मौजूद सलाखों पर हाथ मारकर कहा, आज रात पहरा सख्त होगा, तैयार रहना। तैयार किस चीज के लिए? मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, जैसे जिस्म ने हर एहसास को शना कर दिया हो। मैं बस बैठ गई, हाथों में चेहरा छुपाकर। फिर मुझे वो दिन याद आया जब मैं फूफू के साथ हॉस्पिटल गई थी। तब शायद मेरी किस्मत नहीं बदली थी।
बल्कि कीमत लगाई जा रही थी। फिर याद आया उनका कहना ये मेरी जिम्मेदारी है, ये इनकी जिम्मेदारी थी मुझे बेच देना। मेरे सवाल का जवाब अब सादा था, मगर उस सच का बोझ बहुत भारी था। हाँ, मुझे बेचा गया था। कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। यह मामूल बन चुका था। दिन में 2 या 3 बार कोई आता, पानी या रोटी फेंक कर चला जाता, मगर आज कदमों की रफ्तार मुख्तलिफ थी। जैसे कोई जल्दी में हो। दरवाजा खुला और 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें एक वही था जो पिछले दिन फाइलें देख रहा था। बाकी 2 के चेहरे नए थे। एक ने खामोशी से मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया, फिर तीनों बिना कुछ कहे वापस मुड़ गए। दरवाजा बंद हुआ और वही कुफुल की आवाज। मैंने लिफाफा हाथ में लिया, उंगलियों से खुला। अंदर एक फोल्ड शुदा खत था, नीले कलम से लिखा हुआ। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई आंखें कागज पर जम गई, मगर हुरूफ दिल पर भुर्जिया बनकर उतरते रहे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मालूम है तुम ये पढ़कर सदमे में आ जाओगी, मगर मेरे पास तुमसे कुछ छुपाने को अब कुछ नहीं। तुम्हें सब सच जानना चाहिए। मेरी माँ यानी तुम्हारी फूफो की तबीयत लंदन में बहुत खराब थी। इलाज के लिए बहुत पैसे दरकार थी। इतने किए मेरे बस से बाहर। मैंने आंखें बंद किए। दिल चाहा कि पढ़ना बंद कर दूं, लेकिन हाथ ना रुका। ये वो वक्त था जब हमें एक मौका दिया गया, एक ऐसा रास्ता जिससे हमें पैसे भी मिलते और तुम्हारा नाम भी छप जाता। माँ ने कहा कि तुम बेहतरीन हो, शरीफ हो और सबसे बढ़कर तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं। मेरी उंगलियां कांपने लगी। लफ्ज अब भी पढ़ने जा रही थी, लेकिन जैसे हाथ इनकार कर रहे थे। मैंने तुम्हें बेच दिया। ये लिखना आसान नहीं, लेकिन हकीकत यही है। मैंने तलाकनामा दस्तखत करके रवाना कर दिया है। तुम अब आजाद हो। इस कैद में तुम्हें दोबारा कोई नहीं पहचानेगा। तुम्हारी कीमत लगी और बहुत अच्छी लगी। ये जुमला आखिरी खतरा था। बस शुक्रिया कहना था। तुमने मेरी माँ की जान बचा ली। तुम्हें शायद नफरत होगी मुझसे, मगर मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं हुई। तुम सिर्फ एक हल थी, एक सौदा। खत मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। मैं देर तक दीवार से टेक लगाए बैठी रही। बाहर समंदर की आवाज आ रही थी, जैसे वही मेरे हाल पर मातम कर रहा हो। कमरे की हवा कुछ भारी हो गई थी। रोशनदान से आने वाली रोशनी भी मध्यम हो चुकी थी। वो खत जो मेरे हाथ में दिया गया था, वो एक रसीद था, मेरी बर्बादी की कानूनी रसीद। रात गए किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर दाखिल हुई। शक्ल से बंगाली लगती थी, बाल उलझे हुए, कपड़े बोसीदा। तो तुमको भी खत दिया? उसने पूछा। मैंने सर हिला दिया। मेरे शौहर ने तो वीडियो भेजा था, उसमें वो हंस रहा था, कह रहा था बचपन की दोस्ती का कर्ज उतारा है तुझे, बेचकर अपना वादा पूरा किया है। वो हंसने लगी, बेआवाज, जैसे हंसी नहीं पागलपन हो। मैंने उससे पूछा, ये सब कब तक चलेगा? वो बोली, जब तक हम बिकने के काबिल है, फिर हमें फेंक दिया जाएगा। अगले दिन 3 लड़कियों को ले जाया गया। एक लड़की ने मजाहमत की तो उसके मुंह पर चीख पड़ी। उसे घसीट कर ले जाया गया। बाकी सब साकित बैठे रहे, जैसे हर किसी को अपनी बारी का इंतजार हो। दोपहर के वक्त दरवाजे के नीचे से एक नई चप्पल फेंकी गई। उस पर मेरा नाम मार्कर से लिखा था, फातिमा, यूनिट 4। मैंने चप्पल नहीं पहनी। मुझे सिर्फ अपना नाम देखकर लग रहा था कि अब मैं कोई शख्स नहीं, सिर्फ एक यूनिट हूँ। शाम को एक मर्द आया, सफेद वर्दी में, हाथ में फाइल। उसने कहा, तैयारी रखो, कल सुबह तुम्हें शिफ्ट करना है। कहाँ? जो जगह तुम्हारी कीमत के मुताबिक मुनासिब हो। फिर वो चला गया। सुबह होने से पहले ही मुझे जगा दिया गया। 2 मर्द कमरे में आए। एक ने हाथ में वर्दी जैसा लिबास थामा हुआ था, दूसरा छोटा सा बैग। उन्होंने कहा, ये पहन लो, कोई सवाल नहीं। मेरे सामने दरवाजे पर खड़े हो गए, जैसे अगर मैं इनकार करूं तो जबरदस्ती करेंगे। मैंने खामोशी से वो खाकी लिबास पहन लिया। सर पर स्कार्फ दिया गया जो आधा चेहरा ढांपता था। बैग में मेरे वही पुराने कपड़े थे जो शायद पहले दिन तब्दील किए गए थे, एक कोने में दिए हुए, जैसा मेरा माजी अब एक बोझ हो। कुछ ही देर बाद मुझे कश्ती में बिठाया गया। 3 और लड़कियां साथ थी और चुप कश्ती कुछ घंटे चली। फिर एक बंदरगाह पर उतारी गई। वहां पहले से ही एक वैन मौजूद थी। दुबई के सड़कों पर चलती हुई खिड़की से बाहर देखने की इजाजत नहीं थी। वैन में पर्दे थे और एक औरत जो बार बार कहती थी, खामोश रहो, यहाँ कोई सवाल नहीं करता। कई घंटों बाद वैन एक बड़ी इमारत के सामने रुकी।
बाहर से आम होटल लगता था मगर अंदर एक और ही दुनिया थी। सुर्ख कालीन, शीशे की लिफ्ट, चमकते फर्श और इससे खबालिया पर 3 मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लोग। हमें पीछे से ऊपर ले जाया गया। एक तंग राहदारी या दरवाजे पर नंबर लिखे थे, लेकिन नहीं, मुझे कमरा नंबर 408 दिया गया। कमरा साफ था लेकिन बेरंग। एक बेड, एक कुर्सी, एक अलमारी, दीवार पर एक कैमरा नसीब था। बिल्कुल छत के कोने में ये क्या है? मैंने दरवाजा बंद करने वाले आदमी से पूछा। सिक्योरिटी है, यहाँ हर चीज की मॉनिटरिंग होती है। फिर वो हंसकर बोला, जैसे कि तुम्हारे सुलूक की। उसने दरवाजा बंद किया और चीखने लगा दी। शाम तक कोई न आया। फिर अचानक इंटरकॉम बजा। एक आवाज आई, कमरा नंबर 408 तैयार रहो, विजिटर आ रहा है। मैं चौंक गई। विजिटर? किस लिए? थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। 2 गार्ड्स आए और एक अरब शख्स अंदर दाखिल हुआ। उम्र 40 के करीब, सफेद लिबास, सोने की अंगूठियां और एक महंगा सा इत्र। वो एक लम्हे के लिए रुका, मुझे सर से पांव तक देखा और फिर एक मुख्तसर सा जुमला बोला, इसे मेरे कमरे में भेजो। फिर वो मुड़ा और बाहर चला गया। गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने मुझसे कहा, चलो ज्यादा वक्त मत लो। मैंने कदम पीछे खींचे। कहाँ? क्यों? यहाँ क्यों की इजाजत नहीं है तुम्हें? जहाँ बुलाया जाए जाओ। मैंने इनकार किया। मेरे मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला, नहीं। गार्ड आगे बढ़ा, बाजू पकड़ा और कहा, समझदारी इसमें है कि खामोशी से साथ चलो। एक बार शोर किया तो तुम अगली फ्लाइट में बांग्लादेश जा रही होगी। मैं मजबूर होकर साथ चली। वो चुकीदा मुझे होटल के एक और फ्लोर पर ले गई, जहां दरवाजे की पिष्ट पर वीआईपी सूट लिखा था। दरवाजा खोला, मैं अंदर दाखिल हुई। वही अरब शेख सोफे पर बैठा था, एक हाथ में सिगार, दूसरे में मोबाइल। मेरी तरफ देखे बगैर बोला, तुम पाकिस्तान से हो? मैंने सर हिलाया। आवाज नहीं। अच्छा है, पर सुकून और खामोश। मुझे खामोश लड़कियां पसंद है। फिर उसने घंटी बजाई। एक मुलाजिम आया और उसे अरबी में कुछ कहा। मुलाजिम मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आया। शायद जूस पियो, तुम्हारा दिन लंबा गुजरा है। मैंने गिलास हाथ में लिया मगर नहीं पिया। शेख ने हंसते हुए कहा, पहली बार हो, कोई बात नहीं, तुम्हें आदत हो जाएगी। मैंने उस लम्हे सिर्फ एक काम किया, गिलास जमीन पर फेंक दिया। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे आदत बना लिया जाए। शेख खड़ा हुआ और गार्ड्स को बुलाया, इसे नीचे वापस ले जाओ। तैयार नहीं है। मुझे दोबारा कमरा नंबर 408 में वापस लाया गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। अगले दिन एक और लड़की आई, वो भी पाकिस्तानी थी। शक्ल से लगता था कराची की होगी। हमने कुछ देर खामोशी में वक्त गुजारा। फिर वो बोली, यहाँ रहना है तो समझौता करना पड़ेगा। जिसने मुंह खोला वो अगले जहाज में होती है। पता भी नहीं चलता कहाँ गई। मैंने पूछा, कोई बचा है यहाँ से? शायद कोई सुना है। एक लड़की दुबई पुलिस तक पहुंच गई थी, मगर इसके बाद वही पुलिस वाले गायब कर दिए गए। हमने खिड़की से बाहर देखा। नीचे एक स्विमिंग पूल था और कुछ लड़कियां तैराकी कर रही थी। वही यूनिफॉर्म में, वही बेजान चेहरों के साथ। ये होटल नहीं, बाजार है। यहाँ सब कुछ बिकता है, बस कीमत तय होना बाकी होती है। वो लड़की बोली और फिर खामोश हो गई। रात को दरवाजे के नीचे एक पर्ची फेंकी गई। इस पर लिखा था, तुम्हारा अगला ग्राहक 8 बजे पहुंचेगा, तैयार रहो। मैंने पर्ची को देखा और दिल ही दिल में एक फैसला किया, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ होने नहीं दूंगी। और शायद ये अंधेरे हमेशा नहीं रहते। उस दिन होटल में गैर मामूली हलचल थी। हमला तेजी से इधर उधर भाग रहा था। दीवारों पर लगी लाइटें साफ की जा रही थी। लॉबी में नए फूल लगाए जा रहे थे। कमरे की जा रही थी। लॉबी में नए फूल लगाए जा रहे थे। कमरे के बाहर एक गार्ड ने आकर सिर्फ इतना कहा, आज कोई खास मेहमान आ रहा है, सब अलर्ट रहो। मैंने खुद से सवाल किया, खास मेहमान का हमसे क्या लेना देना? लेकिन सवाल पूछने का अब कोई फायदा नहीं रहा था। शाम को दरवाजा खुला, एक नया लिबास लाया गया, सफेद और नीला नफीस, लेकिन सादा। उसके साथ एक नोट था, ये पहनो, आज तुम्हें नीचे बुलाया जा सकता है। मैंने लिबास वही रख दिया। किसी नोट या हुक्म की अब मेरे लिए कोई अहमियत नहीं थी। मैं वही पहने रही जो तन पर था। 8 बजे के करीब इंटरकॉम बजा, कमरा 408 तैयार हो जाओ, वेटर्स तुम्हें देखना चाहता है। मैंने कुछ नहीं कहा, खामोशी से दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। दरवाजा खुला और गार्ड ने मुझे नीचे ले जाने का इशारा किया। मैं उनके साथ लिफ्ट में सवार हुई। लिफ्ट का शीशा साफ था और नीचे जाते हुए पहली बार मैंने खुद को अमल देखा। सूखा हुआ चेहरा, आंखों के नीचे सियाह हल्के, और वो चेहरा जो अब अपना नहीं लगता था।
लॉबी में पहुंचे तो वहाँ काफी लोग थे। सबकी नजरें मसरूफ, कोई किसी से बात कर रहा था, कोई लैपटॉप पर झुका हुआ था। उन सब में एक लड़का बिल्कुल अलग खड़ा था। ऊंचा खत गंदमी रंग सियाह कोट और हाथ में एक फाइल। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा फौरन साकित हो गया। उसके हाथ में पकड़ी फाइल नीचे गिर गई और आंखें मुझ पर जम गई। गार्ड्स ने इशारा किया, यही है, देख लो। वो मेरे करीब आया, बहुत आहिस्ता, जैसे किसी ख्वाब की तरफ बढ़ रहा हो। ये तुम हो? उसने आहिस्ता से कहा, जैसे खुद से पूछ रहा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। मेरा नाम तारिक है, वो बोला। मैं दीनी में एक टेक्सटाइल बिजनेस का मालिक हूँ। मैं यहाँ किसी और काम से आया था, मगर जैसे ही तुम्हें देखा वो रुका, जेब से एक तस्वीर ब्रांड निकाली और मेरे सामने रखी। ये देखो तस्वीर। मैं एक लड़की बच्चों के साथ खेल रही थी, कपड़े मिट्टी से आटे, हंसती हुई, बाल बिखरे हुए, और वो चेहरा वो मेरा था। ये तस्वीर 2 साल पहले पाकिस्तान के एक गांव में ली थी। मैं वहाँ फलाही काम के लिए गया था। तब मैंने ये तस्वीर बेरिहाने में ली, लेकिन बाद में ये मेरी हर फाइल, हर लैपटॉप, हर एल्बम का हिस्सा बन गई। मैंने तस्वीर को गौर से देखा और जैसे याद आया वो दिन जब मैं बच्चों को खेलना सिखा रही थी, जब जिंदगी सादा थी, बेज़ाहिर मुश्किल मगर आजादी थी।